हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विहान स्टडी पर। तो आज हम करेंगे सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर। तो हमने एक पार्ट पहले किया था और अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो हमने यहाँ तक किया था, संवत 7000 साल पहले मेरकड़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो के से। तो यह 7000 साल पहले कहाँ था? मेरगढ़ में क्या करते थे? कपास की खेती करते थे। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। पक्की मिट्टी, फेन से बनी क्या? तकलियाँ क्या करती हैं कि यहाँ पर समझा जाता है कि यहाँ पर पहले सूत भी काता जाता था। आगे देखते हैं, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं कि जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 36 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम है। तो क्या बताया गया है? यहाँ बताया गया है कि इनमें जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण किसने किया है? विशेषज्ञों ने। विशेषज्ञ कौन होते हैं? जो किसी खास कला में निपुण होते हैं, खास प्रशिक्षण लेते हैं और ख़ास चीज़ बनाते हैं, जैसे किसी पत्थर को तराशना, फिर मनके चमकाना, मोहरों पर किसी प्रकार की पच्चीकारी करना। तो आप ऊपर दिया गया है ये चित्र, इसमें देख सकते हैं कि दाढ़ी को देखो कैसे बनाया गया है सलीके से। ये देखो कढ़ाई का वस्त्र पहने हुए है ये, है ना। एक व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। कि हमें तो यह नहीं पता था कि इस काम को कौन करता था, पुरुष करते थे या फिर स्त्री करती थी। शायद वो दोनों भी हो सकते हैं। ये देखो फेयंस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उनके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या गहरे हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेयंस कैसे बनाया जाता था? बालू और जो पत्थर होता है स्फटिक पत्थर होता है, उसके चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाई जाती थी। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे लकड़ी होती है ना। लकड़ी से हम क्या करते हैं? हमारे पास लकड़ी होती है, उसको तराशते हैं, अच्छे से बनाते हैं। उसके मेज़, कुर्सी, कुछ भी हम बना सकते हैं लकड़ी से। जैसे बेड बना सकते हैं, मेज़ बना सकते हैं, खिड़की दरवाजे बना सकते हैं। उसी प्रकार से धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल होते हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते थे। जो किसान पैदा करते थे ना, जो कपास पैदा करते थे खेतों में, उसे कच्चा माल कहा जाता था। आप भी करते हैं कपास पैदा, तो जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। पहले कच्चा माल तैयार किया जाता था और उसके बाद उसको तैयार माल में परिवर्तित किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती हैं, लेकिन तांबा, सोना, लोहा, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। जो हड़प्पा के लोग हैं उनके पास कई तरह की चीज़ें थी, लेकिन जो धातुएं हैं, बहुमूल्य पत्थर हैं और पदार्थ हैं, वो दूर दूर से क्या करते थे? उसका आयात करते थे। आगे देखो, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया था। इस चित्र को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा में भी क्या यही प्रथा थी या फिर स्त्री हल चलाती थी। ये भी तो हो सकता है।
हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। कहाँ से करते थे? जो आज हमारा राजस्थान है ना, हड़प्पा के लोग वहाँ से तांबे का आयात करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। जो पश्चिमी एशिया देश है, ओमान से भी तांबे का ही आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक इराक और अफगानिस्तान से किया जाता था। तांबा किस किस से बनाया जाता है? कांसा किस किस से बनाया जाता है? तांबा और टीन से। और टीन कहाँ से आयात करते थे? जो आधुनिक इराक है और जो अफगानिस्तान है। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कहाँ से किया जाता था? जो आधुनिक हमारा कर्नाटक है, आज का कर्नाटक। और बहुमूल्य पत्थर का आयात, जो बहुमूल्य कीमती पत्थर हैं, उनका गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। आगे है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो जैसे हड़प्पा के कुछ लोग नगरों में रहते थे, कुछ लोग गांव में रहते थे। जो गांव में रहते थे वो नगर के लोगों के लिए सामान पहुंचाते थे। और यह भी अवशेष मिला है कि वहाँ पर गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों की खेती होती थी। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। उस टाइम हल नया नया आया था। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए थे क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। कौन से क्षेत्र में? जो हड़प्पा का क्षेत्र था। इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ नए तरीके अपनाते थे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। पहले बारिश बहुत कम होती थी, लोग क्या करते थे? लोग पानी को इकट्ठा कर लेते थे और फिर ज़रूरत पड़ने पर उससे खेतों की सिंचाई करते थे। हड़प्पा के लोग गायें, भैंस, पेड़ और बकरियां पालते थे। क्या पालते थे? गायें, भैंस, पेड़ और बकरियां। बस्तियों के आसपास तालाब और चारगाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। तो क्या होते थे? बस्तियों के आसपास तालाब और क्या होते थे? चारगाह होते थे। और सूखे महीनों में वे चारे की तलाश में दूसरे स्थान पर चले जाते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो अब गुजरात की बारी आती है। कच्छ के इलाके में खदीर बेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ है। कहाँ? कच्छ के इलाके में खदीर बेद के किनारे धोलावीरा नाम का नगर बसा हुआ है। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। क्या था? वहाँ साफ पानी था और ज़मीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वही धोलावीरा नगर को 3 भागों में विभक्त किया गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। तो क्या बताया गया है? हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे उनको 2 भागों में बांटा था और जो धोलावीरा में नगर थे उनको 3 भागों में बांटा था। इसके हर हिस्से के चारों ओर क्या थी? पत्थर की बहुत ही ज़्यादा ऊंची ऊंची दीवारें थी और बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में चढ़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। जैसे क्या था? यहाँ पर एक बहुत ही खुला मैदान था। क्या होते थे? वहाँ पर कार्यक्रम होते थे। वहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं। वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में जो पत्थर है, पत्थरों के ऊपर खुदा हुआ लोगों को कुछ मिला है। मतलब इस पुरातत्वविदों को बोल सकते हैं हम। और जो ये अभिलेख थे उनको लकड़ी में जड़ दिया गया था। यह अनोखा अवशेष था। क्यों? क्योंकि जो अक्सर अवशेष मिलते थे वह बहुत ही छोटी मुहरों पर मिलते थे।
और यह बहुत बड़ा मिला था, इस करके यह बहुत ही अलग था, इनसे डिफरेंट था। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। जो गुजरात है, गुजरात की खंबात की खाड़ी, ये देखो ये चित्र भी दिखाया गया है। खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? लोथल, जहाँ पर क्या मिलता है? कीमती पत्थर आसानी से मिल जाता है कच्चे माल के रूप में। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस नगर में एक भंडारगृह भी है। इस भंडारगृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी क्या होती है? गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप मिले हैं। तो कहाँ पर? गुजरात की खंबात की खाड़ी में जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी की जो उपनदी है, वहाँ पर एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम है लोथल। वहाँ पर कीमती पत्थर है जो वो कच्चे माल के रूप में मिलता है, और वहाँ पर पत्थर, शंख और धातुएँ उसका महत्वपूर्ण केंद्र है। इन चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर भंडारगृह भी मिले हैं और मुहरें भी मिली हैं, मुद्रांकन, जिसे हम आज जैसे हम डाक खाने में मोहर लगा के बेचते हैं ना, स्टैंप लगा के, तो उसी प्रकार की है ये। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। आगे है, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता है था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हुए हैं। ठीक है। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी, इसके बारे में देखो। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों पर चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को क्या कहते थे? मोहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। वो तो हम किसी को आज भी कुछ भेजना चाहते हैं ना, डाक खाने में जाते हैं तो वो भी मोहर लगा के भेजते हैं और उसे पता चल जाता है कि इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। आगे है, सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। तो क्या हुआ? इसका अंत होने लगा सभ्यता का। नगर लोगों ने इसको छोड़ दिया। जो लेखन थी, मोर थी, बाट थे, उनका प्रयोग बंद हो गया। आयात भी कम हो गया। कचरे के ढेर लगने लगे। जल भी नष्ट हो गया, जल निकासी भी नष्ट हो गई और लोग कहाँ पर रहने लगे? सड़कों पर। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और पंजाब की बस्तियां क्या हो गई? उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। तो क्या बताया गया है? कुछ लोग इसमें कहते हैं कि यहाँ पर ईंधन खत्म हो गया, कुछ कहते हैं कि घास खत्म हो गया, तो कुछ कहते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आ गई। तो इसके अलग अलग व्यू बताए गए हैं, कोई एक फिक्स नहीं है। कोई कहते हैं शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। तो आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और जो पंजाब है उनकी बस्तियाँ भी उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ।
इनके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। तो ये दिया गया है अनेक्टर, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। क्या है? रेगिस्तान, जहाँ पर रेत ही रेत है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें क्या कहा जाता है? पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बताया गया है कि 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने, जो मिस्र पर शासन करते थे, वो राजा सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजते थे। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए। उन मकबरों को क्या कहा जाता था? पिरामिड। राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहरे बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। कभी कभी शव के साथ उसके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नई नई वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन घंटी का बटन ऑन कर लें। तो ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।